आज हम अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण विषय वस्तु मानव जो पूंजी निर्माण होता है या जो एक देश का महत्वपूर्ण संसाधन है, मानव जो देश को विकसित करने में मददगार होता है, उस संदर्भ में आज एक भारत की अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के संदर्भ में एक प्रमुख चुनौती है जिसे हम निर्धनता के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अन्य विषय ग्रामीण भारत का विकास तथा आधारिक संरचना तथा निर्माण, ये निर्धनता है, ये एक भारत के लिए चुनौती है। ग्रामीण भारत का विकास करना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का, उसका निर्माण प्रमुख है। हम लगभग अब 130 करोड़ तक की जनसंख्या हमारी हो गई है। इतनी मानव संसाधन है हमारे पास, देश के पास, तो एक बड़ी संपत्ति है। अगर हम देखें तो ये जो बहुत बड़ी संख्या है, इसमें शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश आवश्यक है। में भी स्वास्थ्य तथा निवेश भी में भी ध्यान देना आवश्यक है। हमें रोजगार के स्वरूप को समझने की एवं देश में और अधिक रोजगार के अवसर के सृजन की ज़रूरत है। हम विकास के निहितार्थों को भी अपने पर्यावरण तथा धारणीय विकास की मांग के संदर्भ में देखेंगे। तो जो ये यूनिट है, इसमें ये सब विषय पढ़ने हैं, लेकिन जो इसमें ये जो वाला पार्ट है, इसमें हमने जो देखना है वो महत्वपूर्ण है निर्धनता। इन मुद्दों को सुलझाने के क्रम में सरकार की नीतियों का आलोचनात्मक आकलन किए जाने की ज़रूरत है, जिस प्रकार इस इकाई में इस पर चर्चा की जाएगी। तो इतने विषय पढ़ने हैं इस यूनिट में। तो सबसे पहली चुनौती जो हमने पढ़नी है वो है निर्धनता। अब हम इसको समझते हैं कि निर्धनता क्या है। निर्धनता को समझते हैं। अब अगर हम इस पार्ट को पढ़ लेते हैं तो इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप क्या जान पाएंगे? निर्धनता के विभिन्न लक्षणों को जान सकेंगे। निर्धनता की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं के विभिन्न पक्षों को समझ सकेंगे। निर्धनता मापन के तरीकों की आलोचनात्मक समीक्षा कर सकेंगे। मापन, मेजरमेंट कैसे करते हैं, निर्धनता कैसे पता चलती है किसी देश में कितनी है। निर्धनता निवारण के वर्तमान कार्यक्रमों को समझकर उस पर अपने विस्तृत विचार प्रस्तुत कर सकेंगे। हमको अब निर्धनता क्या कार्यक्रम चल रहे हैं वो जानेंगे, आज तक क्या क्या प्रारंभ किए गए थे और अब क्या चल रहे हैं, ये भी इस पार्ट को पढ़ने के बाद हम समझ सकेंगे। अब हम देखते हैं, एक टिप्पणी है इसमें दी हुई, कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हों। एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्री थे, उनका कहना है कि कोई भी समाज जो है, कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकतम जो नागरिक हैं वे निवासी हैं वे निर्धन और दयनीय हों। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा करना आवश्यक है। सरकार, अगर देश ने विकासशील से विकसित देश की ओर जाना है तो ये परम आवश्यक होगा कि हम इन विषय वस्तुओं को अच्छी तरह समझें और देश उसका निवारण करने का प्रयास करे। अब हमने तो जानकारी ले ली कि भाई विगत वर्षों में 5.5 दशकों से, यानी कि 90 या आज तक हम कई वर्ष हो चुके हैं स्वतंत्रता के बाद, तो इन विगत वर्षों में जो हमने आर्थिक नीति अपनाई, विकास सूचकों प्रभावों को अभी अध्ययन किया, जन जन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की संपूर्ति और निर्धनता निवारण स्वतंत्र भारत का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। खासकर फिर शुरुआत में तो भारत अपनी आर्थिक प्रगति के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में पहले कृषि को रखा, फिर कृषि और उद्योग दोनों को रखा। इस तरह से चलते हुए 5वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता निवारण के लिए कार्यक्रम लागू किया गया। और हमने देखा ही था कि जब भारत स्वतंत्रता की दहलीज पर था, उस समय दादा भाई नौरोजी या अन्य अर्थशास्त्रियों ने अपने आर्थिक आंकड़े तो प्रस्तुत किए। अब साथ में क्या हुआ
कि निर्धनता के आंकड़े उस समय जो भी तथ्य मौजूद थे, जो भी उनके पास मापन का तरीका था, उसके आधार पर गरीबी का निर्धारण किया गया था। अब साथ ही निर्धन वर्गों को समाज की मुख्य धारा का अंग है बना। सभी के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का ध्येय लेकर ही सारे विकास कार्यक्रमों की रचना की गई है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है। पंचवर्षीय सार्वजनिक क्षेत्र को भी और निजी क्षेत्र दोनों को महत्व दिया गया है। अब निजी क्षेत्र में तो निश्चित रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य से काम किया जाता है, लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसमें सभी कार्यक्रम आते हैं। सरकार का ध्येय ही होता है कि वह सार्वजनिक कल्याण के कार्यक्रम करे और अधिकतम जनता को वह शिक्षित बनाए, उनकी गरीबी दूर करने का प्रयास करे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, ताकि देश धीरे धीरे विकासशील से विकसित देश की ओर जा सके। संविधान सभा को संबोधित करते हुए 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, स्वतंत्रता की प्राप्ति तो एक कदम मात्र है, एक सुअवसर का आरंभ मात्र है। अभी तो बहुत सी महान उपलब्धियां और विजय उत्सव हमारी प्रतीक्षा में होंगे। यह है निर्धनता, अज्ञान, रोग और अवसरों की असमानताओं के उन्मूलन के उत्सव भी मनाने हैं अभी। किंतु आज हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं, यह जानना भी आवश्यक है। आज विश्व के निर्धनों की कुल संख्या के 5वें हिस्से से अधिक निर्धन केवल भारत में ही रहते हैं। यहाँ अभी तो फिलहाल ये जो आंकड़ा बताया, 26 करोड़ ऐसे लोग बसे हैं जो अपनी मूलभूत ज़रूरतों को भी ढंग से पूरा नहीं कर पाते। आगे हम अन्य आंकड़े भी देखेंगे और तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और निर्धनता के स्थान तथा समय समय पर अलग अलग स्वरूप हैं। इनकी अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। मोटे तौर पर निर्धनता ऐसी दशा तो मानी जा सकती है जिसमें व्यक्ति बचना चाहता है। अतः निर्धनता जो है जो निर्धन तथा धनी दोनों के लिए विश्व को बदलते हुए एक आह्वान है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पेट भर भोजन नसीब हो सके, सिर छुपाने की बेहतर जगह मिल सके, चिकित्सा व शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त हो सके, हिंसा से उनका बचाव हो सके, तथा अपने समाज को घटनाक्रम में उनकी आवाज़ भी सुनवाई हो सके। अब देखो, इतने महत्वपूर्ण विषय आजकल जो आर्थिक कल्याणकारी समाजवादी जो हमारे संविधान के प्रीएम्बल में लिया गया था कि हमारे ये लक्ष्य रहेंगे कि हम देश को विकास बनाएं, विकसित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएं, समाज में सभी वर्गों का यहाँ पे ध्यान दिया जाए और ऐसा किया जाए, योजनाएं ऐसे लागू की जाएं देश में जिससे कि क्या हो कि सभी को भरपेट भोजन मिल सके, सिर छुपाने के लिए आवास मिल सके। मतलब जो इसेंशियल नीड होती हैं, जो हमारी परम आवश्यक चीज़ें होती हैं, जो सभी को मिलनी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, उसकी आपूर्ति हो सके। तो अब यह जानने के लिए निर्धनता कम करने में कौन सी नीतियां सफल हो सकती हैं, कौन सी नहीं, समय अनुसार इन बातों में बदलाव आ सकते हैं। हमें निर्धनता को परिभाषित करना तथा इसका मापन, अध्ययन और अनुभव करना होगा। निर्धनता के अनेक आयाम होते हैं, अतः अनेक सूचकों के माध्यम से अवलोकन करना होगा। कहीं आय, कहीं उपभोग के स्तर, कहीं सामाजिक सूचकों, जो भी इसके प्रति संवेदनशीलता के सूचकों, तो सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं तक पहुंच, उनकी भागीदारी विचार करना। अब हम देखते हैं कि निर्धन कौन है। हमको समझना है कि निर्धन कौन है, कौन कहलाएगा निर्धन। आपने देखा होगा कि प्राय सभी क्षेत्रों, गांव, शहरों में कुछ लोग धनी तो कुछ निर्धन होंगे। तो मान लिया जाए, आपने देखे होंगे रेहड़ी वाले को आपने देखा होगा। अब शहरों और गांव में अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, हम सामान्य बात करते हैं अभी। रेहड़ी वाले, गली में काम करने वाले, मोची, मालाएं गूंथने वाली महिलाएं, कागज कतरन बीनने वाले, फेरी वाले, भिखारी। और इसी तरह से हम देखें, शहरी क्षेत्रों में के अति निर्धन तथा जोखिम भरा जीवन व्यतीत करने वाले वर्ग हैं। इनकी परिसंपत्तियां बहुत कम होती है, इनके पास धन संपदा काफ़ी कम होती है, कच्चे घरों में रहते हैं। इनकी दीवारें धूप में सूखी मिट्टी की या छतें घास, तिनको, बांस तथा कमज़ोर लकड़ियों की बनी होती है। इनमें से भी बहुत निर्धन हैं जिनके पास तो ऐसे घर भी नहीं होते। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों के पास प्राय भूमि ही नहीं होती।
अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बांट दें, अब ग्रामीण में निर्धन कौन होगा? वहाँ तो कोई रेहड़ी वाला नहीं है, कोई उस तरह नहीं है, तो वहाँ पे जिनके पास ज़मीन नहीं है, भूमि नहीं है, दूसरों के खेतों में काम करते हैं, या जिनके पास छोटी सी झोपड़ी है उसमें रह रहे हैं, जो भी कुछ काम मिला उससे करते हैं। यहाँ पे एक अनुवर्तसुधा का अंतर करते हुए एक कहानी बताई गई है इसको। और आगे देखते हैं, तो जो शहरी क्षेत्रों में यदि किसी के पास ग्रामीण क्षेत्रों में किसी के पास भूमि है तो वह सूखी और बंजर है, उसके पास कितनों को ही दिन में 2 बार भोजन भी नहीं मिल पाता, भोजन नहीं मिलता। निर्धनतम परिवारों के जीवन को का शाश्वत सत्य भूख और भुखमरी ही होता है। निर्धन बुनियादी साक्षरता तथा कौशल से भी वंचित रह जाते हैं। निर्धन जो है, जो लोग निर्धन होगा वो बुनियादी साक्षरता तथा कौशल से भी वंचित रह जाते हैं। इसी कारण उनके लिए आर्थिक अवसर अत्यंत सीमित रह जाते हैं। निर्धन श्रमिकों के रोजगार भी निश्चित नहीं होते। समाज के निर्धन वर्गों में कुपोषण बहुत ही गंभीर स्तर तक पहुंचा हुआ होता है। अस्वस्थता, अपंगता और गंभीर बीमारियां आदि उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर बना देती हैं। वह साहूकारों से उधार लेने के विवश होते हैं तथा साहूकार जो उनके ब्याज की ऊंची दरें वसूल करते हैं। अब मान लिया जाए वो गरीब हैं, अब उनको पैसा चाहिए किसी काम के लिए। अब साहूकार से वो उधार लेने गए, तो उधार लेने के लिए विवश हुए तथा साहूकार उनसे ब्याज की ऊंची दर वसूलता है। अब वो नगद मूल पैसा तो कहाँ देते हैं, ब्याज ही नहीं चुका पाते और एक जंजाल में फंस जाते हैं, जीवन पर्यंत ऋणग्रस्तता से मुक्त नहीं होने देते। निर्धन का जीवन वित्त जोखिम भरा रहता है। नियोक्ताओं से अपने कानून द्वारा निर्धारित मजदूरी बढ़ाने की बात नहीं कर पाते और उनका शोषण चलता रहता है। मान लिया जिसने उधार दिया है उसी ने अपने यहाँ रोजगार में रख दिया या किसी श्रमिक काम में लगा दिया, अब उससे अपनी मजदूरी बढ़ाने की बात भी नहीं कर सकते और इस तरह से शोषण उनका चलता रहता है। अधिकांश निर्धन परिवारों को बिजली उपलब्ध नहीं होती। जो निर्धन परिवार हैं उनके पास बिजली नहीं है, तो नहीं होती, प्राय लकड़ी और उपलों की आग पर ही खाना बनाते हैं। पीने का स्वच्छ पानी उनके पास उपलब्ध नहीं है। स्त्री पुरुष के बीच बहुत बड़ी असमानता भी साफ दिखाई देती है। शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता और परिवार के निर्णय प्रक्रिया में भागीदार भी इसी असमानता से ग्रस्त रहती है। निर्धन महिलाओं को मातृत्व काल में भी कम देखभाल प्राप्त हो पाती है। उनके बच्चों के स्वास्थ्य, जन्म लेने और फिर जीवन धारण की संभावनाएं और भी क्षीण हो जाती हैं। इस तरह से एक प्रक्रिया चलती रहती है और जिससे निर्धनता की रेखा बनी रहती है। विद्वान निर्धनों की पहचान उनके व्यवसाय तथा संपत्ति स्वामित्व के आधार पर करते हैं। उनका कहना है ग्रामीण निर्धन प्राय भूमिहीन कृषि श्रमिक होते हैं और या फिर वे बहुत ही छोटी सी जोतों के स्वामी किसान होते हैं। वैसे भूमिहीन मजदूर भी हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के गैर कृषि कार्य करते हैं, किसी और की ज़मीन पर आसामी काश्तकार की भांति खेती करते हैं। शहरी क्षेत्रों में अधिकांश निर्धन वही हैं जो गांव में वैकल्पिक रोजगार निर्वाह की तलाश में शहर आए हैं। ये लोग तरह तरह की अनियमित काम करते हैं। यही स्वनियोजित हैं, तो सड़क के किनारे गलियों में घूम घूम कर कुछ सामान बेचते दिखाई देते हैं। अब सबसे बड़ी बात है निर्धनता की पहचान कैसे होती है। यदि भारत की निर्धनता की समस्या का समाधान करना है तो इसे निर्धनता के कारणों का उन्मूलन करने के लिए व्यवहारिक और धारणीय नीतियां बनानी होंगी तथा निर्धन जन समुदाय को उनकी दारुण दशा से उबारने के लिए उपयुक्त योजनाएं बनानी होंगी। किंतु इस प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार को निर्धनों की पहचान करने योग्य होना होगा। सरकार अगर निर्धनों को के लिए कुछ करना चाहती है तो पहले ये पता लगाना है कि निर्धन की श्रेणी में कौन आता है और कौन निर्धन है। इसके लिए निर्धनता और उसके कारकों को मापने का एक उपयुक्त स्केल बनाना होगा और उसके लिए कसौटियाँ व विविध विधियों का बहुत ध्यानपूर्वक चयन करना होगा। स्वतंत्र भारत में भारत की सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार किया था
उन्होंने जेल में कैदियों को दिए जा रहे भोजन का बाजार कीमतों पर मूल्यांकन कर जेल की निर्वाह लागत का आकलन किया। किंतु बंदी गृह में तो प्राय वयस्क व्यक्ति ही होते हैं, जबकि वास्तविक समाज में बच्चे भी सम्मिलित हैं। अतः इस जेल निर्वाह लागत में कुछ परिवर्तन कर उन्हें निर्धनता रेखा तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने यह माना कि कुल जनसंख्या का 1/3 संख्या बच्चों की होती है। अब सूत्र उन्होंने एक बनाया कि मान लिया जाए कि कुल जनसंख्या में से 1/3 जनसंख्या बच्चों की होती है। उनमें से आधे बच्चों का उपभोग बहुत कम होता है, तथा शेष आधे का भोजन भी वयस्कों से आधा ही रहता है। इस प्रकार उन्होंने 3/4 सूत्र की रचना की। जैसे 1/6 × 0, जो कुछ बच्चे होते हैं वो कुछ बहुत फीडिंग कम होती है उनकी। फिर 1/6 जो है वो कुछ हिस्सा खाते होंगे आधा। 2/3 भी कुछ हिस्सा लेते हैं। इस तरह से सूत्र निकाला 9/12 यानी कि 3/4 आया। जनसंख्या के इन 3 खंडों के उपभोग के भारित औसत का औसत निर्धनता रेखा का मान माना गया था। यह जेल के वयस्कों की निर्वाह लागत का 3/4 अंश था। जो जेल में वयस्क थे उसका ले रहे थे, फिर बोलेंगे बच्चे भी हैं होते हैं परिवार में, तो बच्चों का ये मानक निकाल दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में निर्धनों के जन अनुपात के आकलन में कई प्रयास हुए हैं। योजना के द्वारा इस कार्य के लिए 1962 में एक अध्ययन दल का गठन किया गया था। वर्ष 1979 में एक अन्य दल प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकता अनुमान कार्य बल का गठित हुआ था, और एक विशेषज्ञ दल का गठन इसी कार्य के लिए 1989 में भी किया गया। इन संगठित प्रयासों के अतिरिक्त अनेक अर्थशास्त्रियों ने व्यक्तिगत रूप से भी ऐसी प्रक्रियाओं के लिए प्रयास किए। निर्धनता को परिभाषित करने की दृष्टि से हम जनसंख्या को 2 वर्ग में बांट सकते हैं, निर्धन और गैर निर्धन, और निर्धनता रेखा इन दोनों वर्गों को अलग करती है। यद्यपि निर्धन कई प्रकार के होते हैं, पूर्णतः निर्धन, बहुत निर्धन और निर्धन। इस प्रकार गैर निर्धन वर्ग में कई मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, धनी, बहुत धनी और पूर्णतः धनी। इन सभी उपवर्गों में एक निरंतर सरल रेखा पर बहुत निर्धन से लेकर पूर्णतः धनी के रूप में कल्पना करें, जिसे निर्धनता रेखा निर्धन और गैर निर्धन के बीच विभाजित करती है। अब निर्धनता का वर्गीकरण इसी आधार पर हम कर लेते हैं कि निर्धनता के वर्गीकरण की भी कई विधियां हैं। एक विधि के अनुसार तो हम सदा निर्धन और सामान्यतः निर्धन व्यक्तियों में भी भेद कर सकते हैं। इन सामान्यतः निर्धन वर्ग में व्यक्ति आते हैं जिनके पास कभी कभी कुछ धन भी आ जाता है, उदाहरणतः अनियत मजदूर। इन दोनों वर्गों को मिलाकर हम चिरकालिक निर्धन वर्ग का नाम देते हैं। एक ऐसा वर्ग भी है जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच झूलता रहता है, उदाहरणतः छोटे किसान और मौसमी मजदूर। तथा यदा कदा निर्धन जो अधिकांश समय धनी रहते हैं, परंतु कभी कभी उनका भाग्य साथ नहीं देता, उन्हें अल्पकालिक निर्धनता कहते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोग जो कभी कभी निर्धन नहीं होते, उन्हें गैर निर्धन कहते हैं। निर्धनता रेखा के बारे में हम समझते हैं कि कैसे हम जांच करने का प्रयास किया अर्थशास्त्रियों ने कि निर्धनता रेखा का आधार कैसे बताया। आइए अब हम परीक्षण करके देखें निर्धनता रेखा कैसे निर्धारित होती है। निर्धनता मापन की कई विधियां होती हैं। एक विधि तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान प्रति व्यक्ति व्यय का निर्धारण करने की विधि है। इसके अनुसार ग्रामीण व्यक्ति को 2400 तथा शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी का न्यूनतम उपभोग मिलना चाहिए। इसको बताया था 1979 में अलग कमेटी के द्वारा बताया गया था कि हम ये मानक रख सकते हैं कि जो हम पोषण ले रहे हैं, पोषण स्तर का आधार अलग कमेटी के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा भारत में कई योजनाएं बन चुकी। लाकड़ावाला कमेटी 1993 में, तेंदुलकर कमेटी 2009 में, रंगराजन कमेटी 2014 में। इसकी रिपोर्ट 2014 में आई थी रंगराजन कमेटी की। उसमें बताया था कि जो 1407 रुपये जिनको पर मंथ मिलते हैं शहरी क्षेत्रों में, या 972 से कम मिलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वे गरीब हैं। और इन रंगराजन कमेटी के द्वारा ये बताया गया कि इससे पहले बता रहे थे कम अनुपात चल रहा था, अब इनके द्वारा बताया गया 2014 में 29.6। अभी इससे पहले जैसे जो 2011 की रिपोर्ट में थोड़ा कम अनुपात था, इसमें बताया गया 29.6 लोग प्रतिशत गरीब हैं रंगराजन कमेटी में। और हाल में तो नीति आयोग के अनुसार से मानक गरीबी रेखा का उल्लेख कम होता है और अन्य मानक के आधार पर गरीबी रेखा बताई जा रही है।
और इसके हिसाब 29.6% माने 36.3 करोड़ लोग आज गरीब हैं भारत में। तो हम इसको समझते हैं। और ये रुपए के हिसाब से भी बताया जा सकता है। ये रंगराजन कमेटी में वर्तमान का करंट बता दिया है 2014 के अनुसार। और 1999 2000 में था 328 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग के रूप में, तथा शहरी क्षेत्रों में 454। अब ये इससे अनुपात बदल गया है रंगराजन कमेटी के अनुसार। यद्यपि हमारी सरकार निर्धन परिवारों की पहचान के लिए मासिक प्रति व्यक्ति आय उपभोग व्यय एमपीसीई को परिवार की आय के द्वितीयक के रूप में प्रयोग करती है। पर क्या आप इस विधि को देश में निर्धन परिवारों की पहचान का उपयुक्त तरीका मानेंगे? यानी कि एक तरीका ये भी है कि प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, यानी कि जो मासिक प्रति व्यक्ति मासिक पर कंजम्पशन इनकम है वह है द्योतक बन सकता है क्या? अनेक विद्वानों का मत है इस तंत्र में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह सभी निर्धनों को एक वर्ग में मान लेता है और अति निर्धनों और अन्य निर्धनों में कोई अंतर नहीं करता। यह विधि मुख्यतः भोजन और कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर उपभोग व्यय को आय का प्रतीक मानती है। पर अर्थशास्त्रियों को इस बात पर भी आपत्ति है कि इससे सरकार की सहायता के पात्र व्यक्तियों को के समूचे समूह का निर्धारण तो हो जाता है, पर इसकी पहचान नहीं हो पाती कि सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता किन निर्धनों को है। तो ये अंतर नहीं हो पाता अगर हम ये मान लें उपभोग स्तर को मान लें तो। अच्छा, 1990 में एक जो वर्ल्ड बैंक है या इनके द्वारा जो कहा गया था कि डॉलर ए डे पॉवर्टी लाइन, मतलब पॉवर्टी लाइन निर्धनता रेखा वह है जहाँ एक व्यक्ति $1 कमा रहा है दिन में। और अक्टूबर 2015 में इसमें भी संशोधन किया गया। द वर्ल्ड बैंक ने इसको जब वर्ल्ड बैंक ने इसको पुनः निर्धारित किया, अब कहा है $1.90 प्रतिदिन, 1.90 पर डे। डॉलर जो उससे कम कमा रहा है वह गरीब है आजकल के परिप्रेक्ष्य में। तो आय और संपत्ति के स्वामित्व के अतिरिक्त भी कई और कारक हैं जो निर्धनता से संबंधित माने जाते हैं। अब निर्धन होगा व्यक्ति तो आय संपत्ति उसके पास तो है नहीं, न्यून है, काफ़ी कम है। और निर्धनता से जो और चीज़ें प्रभावित करती हैं उसके बाद बुनियादी शिक्षा लेने के लिए भी ढंग से व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त नहीं हो रही, पेयजल की उपलब्धता कम है, स्वच्छता आदि की सुलभता नहीं है। निर्धनता रेखा का निर्धारण करने वाले तंत्र इन सामाजिक कारकों पर भी ध्यान नहीं देता जो निर्धनता को जन्म देकर इसे निरंतर बनाए रखते हैं। अब इससे क्या होगा? निरक्षरता होगी, अस्वस्थता होगी, संसाधनों की अनुपलब्धता होगी, भेदभाव या नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं का अभाव होगा। निर्धनता निवारण योजनाओं का ध्येय तो मानवीय जीवन में सर्वांगीण सुधार होना चाहिए। उसमें यह बातें अवश्य होनी चाहिए कि मनुष्य क्या बन सकता है और क्या कर सकता है, अर्थात अधिक स्वस्थ, सुपोषित और ज्ञान संपन्न हो, सामाजिक जीवन में भागीदारी कर सके। इस दृष्टि से विकास का अर्थ होगा कि व्यक्ति के कर्म पथ की बाधाओं का निवारण, जैसे उसे निरक्षरता, अस्वस्थता, संसाधनहीनता, नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव आदि से मुक्ति दिलाना। यद्यपि हमारी सरकार का दावा है कि समृद्धि की उच्च दर, कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, 90 के दशक से आर्थिक सुधार कार्यक्रमों ने निर्धनता के स्तर को काफ़ी कमी की है, किंतु अनेक अर्थशास्त्रियों को सरकार के इस दावे पर संदेह है। उनका मत है जिस प्रकार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, अर्थात जिन वस्तुओं का उपभोग समूह टोकरी में शामिल किया जाता है, निर्धनता रेखा के आकलन की कार्यविधि और निर्धनों की संख्या हेराफेरी की जाती है। निर्धनता के आकलन की सरकारी विधियों तथा सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने का प्रयास किए हैं, जिसमें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने एक सूचकांक का विकास किया जिसे सेन सूचकांक का नाम दिया जाता है। इसके निर्धनता अंतराल सूचकांक और वर्गित निर्धनता अंतराल उपकरणों का प्रयोग किया गया है। इनके विषय में आप आगे हम और समझ सकते हैं। अच्छा, अब जो नीति आयोग है इसने निर्धनता रेखा गणना के लिए, निर्धनता रेखा आधार बनाने के लिए निर्धनता रेखा का शब्द ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा ये किया गया था। और इसमें MOSPI संस्था इसको करती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने आंकड़े जुटाएगी इसके संदर्भ में। और जो आजकल का जो गरीबी रेखा का निर्धारण ये किया जाएगा पॉवर्टी बेस्ड इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन की वस्तुओं पर कितना खर्च किया गया है। और 2011 में जब जनसंख्या ज्ञात की गई थी
उस समय 21.9% गरीबी दिखाई गई थी, जबकि रंगराजन ने जब 14 में की तो उसमें 29.6 गरीबी दिखाई गई है। इसके हिसाब से 25 करोड़ के आसपास गरीब थी, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। अब भारत में निर्धनों की संख्या के बारे में बात हो चुकी है, और इसमें आज काफ़ी गरीब देखने को मिलती है। अब ये 2011 में लगभग 25 करोड़ थे, और 14-15 में जो रंगराजन कमेटी आई उन्होंने बताया 36 दशमलव इतने बेरोजगार हैं। 73-74 में 321 मिलियन से अधिक व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे थे। 99 2000 में 260 मिलियन रह गए थे। 73-74 की 50% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे थी। 99 2000 में गिरकर 26% रह गई। लेकिन हमने रंगराजन कमेटी में देख लिया ये अभी भी बढ़ी हुई है, 29 तक है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि जनसंख्या काफ़ी अधिक प्रभावित है भारत की अभी। लेकिन एक अनुमान है भाई, कमी तो आती है लेकिन फिर भी भारत की जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उससे ये कम नहीं हो पा रही है। आंकड़ों के हिसाब से तो हम बता सकते हैं कि कम हुई है, लेकिन जनसंख्या जितनी बढ़ती जा रही है उससे ये सुधार नहीं हो पाता है। 90 के दशक में जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की निरपेक्ष संख्या में कमी आई है, वहीं शहरी क्षेत्रों में भी इनकी संख्या में कुछ वृद्धि दिखाई दे पड़ती है। और 73 से 2000 की अवधि में निर्धनों की संख्या में अनुपात दोनों कम हुए हैं। एक डाटाबेस हमको अध्ययन से पता चलता है, लेकिन वास्तविकता फिर भी से ये दूर है, जैसा कि रंगराजन कमेटी में दिख रहा है। भारत के 70% निर्धन केवल 5 राज्यों में सीमित हैं। अधिकतर गरीबी कहाँ दिख रही है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। यह भी ध्यान देनी होगी कि 73-74 में तो इन राज्यों की आधी से अधिक आबादी निर्धनता रेखा से नीचे थी। निर्धनता 99-2000 में केवल बिहार और उड़ीसा ही उस स्तर के नीचे रह गए थे। यद्यपि उन राज्यों में भी निर्धनता का अनुपात कम हुआ है। राज्यों की अपेक्षा उनकी सफलता ना के बराबर है। तो इस तरह से गरीबी हमको देखने को मिलती है। निर्धनता क्यों होती है, ये एक प्रश्न है। किया जा भाई क्या है, हम क्या समझते हैं क्यों है निर्धनता, तो ये समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम पॉइंट कुछ दिखाना चाहें तो समझते हैं शिक्षा और योग्यता के निम्न स्तर। अब एक सर्कल पूरा नहीं हो जाता, नहीं हो पाता उनका, क्योंकि अगर निर्धन है तो स्कूल नहीं जाता। अब हालांकि भारत में सरकार प्रयास करती है, अब भोजन भी उपलब्ध करा रही है, स्कूल भी मुफ्त है, निःशुल्क है, पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताब और भोजन पानी, तो उससे बच्चे कुछ जुड़ तो रहे हैं। लेकिन ये जुड़ने के बाद कुछ स्किलफुल नौकरी कर लें तो वह आगे अपने आप को संभाल सकते हैं, कुछ ऊपर आ जाते हैं बच्चे। और जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते परिवेश के कारण, तो उसके लिए दिक्कत है। शिक्षा और योग्यता के निम्न स्तर। अच्छा, अब दूसरा अयोग्यता और अस्वस्थता, भेदभाव इसके प्रकार से हो सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता, सामाजिक बहिष्कार, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, धन के वितरण की असमानता, ये सब कारक हैं हमारे गरीबी के। समग्र निर्धनता व्यक्तिगत निर्धनता का योग ही है। जो पूरे देश की निर्धनता है, एक व्यक्ति की निर्धनता ऐसे अनेक व्यक्ति, कई व्यक्तिगत निर्धनता देखकर समग्र निर्धनता बन जाती है। इन समस्याओं का कारण और भी हो सकते हैं। निम्न पूंजी निर्माण, आधारिक संरचनाओं का अभाव, मांग का अभाव, जनसंख्या का दबाव और सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव। हमने ब्रिटिश काल में शासन के बारे में जब पढ़ा था, उस शासन व्यवस्था के प्रभाव के विषय में अभी भी विवाद चल रहा है। पर भारत की अर्थव्यवस्था और जनसामान्य के जीवन स्तर पर इसके बहुत नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि काफ़ी संसाधन भारत का वे ले गए थे। तो विऔद्योगिकरण भी हुआ था, उन्होंने उद्योग का केवल अपने देश के लिए ही इस्तेमाल किया था। इंग्लैंड में लंकाशायर विनिर्मित सूती कपड़े की आयात में काफ़ी मात्रा में स्थानीय उत्पादन को विस्थापित कर दिया। उद्योग धंधे जो भारतीय जिस उद्योग धंधे से लगे हुए थे, यहाँ पे रोजगार का माध्यम था, वह सब मिटा दिया गया था। और अंग्रेजी राज की अवधि में भी 70% से अधिक भारतीय कृषि जो पर ही आश्रित थे। अतः इस क्षेत्र के जीवन निर्वाह पर अन्य बातों का अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी नीतियों ने ग्रामीण करों के भार को बहुत अधिक बढ़ाया था, जिससे वो मकड़ जाल में फंस गए थे व्यापारियों और महाजनों के, और गुलामी रूप में रह रहे थे, जिससे उनका मानसिक विकास और इस तरह की कई चीज़ें नहीं हो पाई थी। भारत में अंग्रेजों के राज का मुख्य उद्देश्य तो यही था कि उन्हें अपने भारत में अपने निर्यात का बाजार मिल जाए, भारत अंग्रेजों के ऋणों के भुगतान करता रहे।
और मानव शक्ति प्रदान करता रहे। तो अंग्रेजों ने ही करोड़ों भारतीयों को निर्धन बना दिया था। हमारे प्राकृतिक संसाधन को लूटा, उद्योगों को सस्ते दामों पर उत्पादन अंग्रेजों के हाथ बेचना पड़ा, हमारे खाद्यान्नों का भी निर्यात कर दिया गया, कितने ही लोग अकाल और भूख के कारण मर गए। 57-58 में स्थानीय नेताओं को हटाने, किसानों पर भारी कर थोपने तथा अन्य आक्रोशों ने सिपाहियों द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आज भी कृषि ही ग्रामीण जनता की जीविका का मुख्य आधार है तथा भूमि ही उनकी प्राथमिक परिसंपत्ति है। भू स्वामित्व को ही भौतिक संपदा का प्रमुख निर्धारक माना जाता है और कहा जाता है कि जिसके पास जमीन है वही जीवन स्तर सुधारने में समर्थ हो सकता है। स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने भूमि के पुनर्वितरण के प्रयास किए। जिनके पास अधिक भूमि थी उनसे भूमि लेकर भूमिहीनों के बीच बांटा गया। अपनी ही भूमि पर मजदूरों के रूप में कार्य करते थे, किंतु इन प्रयासों की सीमांत सफलता ही मिल पाई, क्योंकि अधिकांश किसानों के पास जो खेत थे वे बहुत छोटे थे। उनके पास भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए धन और योग्यता का अभाव था और जोतों का आकार व्यवहारिक रूप से बहुत छोटा था। ग्रामीण भारत में बसे निर्धनों अधिकांशतः बहुत छोटे किसान ही थे। उनकी भूमि आमतौर पर कम उपजाऊ और वर्षा पर निर्भर थी। उनकी जीविका निर्वाह फसलों पर और कभी कभी पशुधन पर भी निर्भर थी। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और रोजगार के वैकल्पिक स्रोतों के अभाव में कृषि के प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता धीरे धीरे घट रही है। अब जोतों का विखंडन हो रहा है। छोटी छोटी जोतों से प्राप्त आय के परिवार को मूलभूत आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती। तो कृषि और अन्य जो भी घरेलू आवश्यकताएं हेतु किए गए ऋण का भुगतान न कर पाने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फसलें सूखे या प्राकृतिक आपदाओं के नष्ट हो रही है। अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित जनजातियाँ बढ़ते हुए रोजगार के अवसरों पर इसलिए भागीदारी नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके पास के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी है। भारत में अधिकांश शहरी निर्धन वे हैं जिनके रोजगार और जीविकोपार्जन की तलाश में शहरी क्षेत्र में प्रवेशन किया है। औद्योगिकरण इस सबों को काम दे पाने में विफल रहा है। अधिकांश शहरी निर्धन या तो इस तरह बेरोजगार हैं या अनियत मजदूर हैं जिनके कभी कभी रोजगार मिलता है। ये अनियत मजदूर समाज के बहुत ही दयनीय सदस्य हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार, सुरक्षा, परिसंपत्तियां, वांछित कार्य कौशल, पर्याप्त अवसर तक निर्वाह के लिए अधिशेष नहीं होते। अतः निर्धनता का संबंध व्यक्ति के रोजगार के स्वरूप में भी रहता है। बेरोजगार, अल्प रोजगार, कभी कभी काम मिलना आदि शहरी व ग्रामीण मजदूरों को ऋण देने ले का विवश कर देते हैं। इससे उनकी निर्धनता और बढ़ जाती है। ऋणग्रस्तता निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारक है। खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं के दाम विलासिता की वस्तुओं से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे भी निम्न आय वर्गों की कठिनाइयों का अभाव और बढ़ जाते हैं। हालांकि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से निर्धनों को राशन बांटती है। कुल मिलाकर समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। वे जो उत्पादक संसाधनों के स्वामी हैं और बहुत अच्छी आय कमाते थे, जिनके पास जीवित रहने के लिए केवल अपना श्रम है। भारत में निर्धन धनी के बीच की खाई निरंतर विस्तृत होती जा रही है। निर्धनता देश के समक्ष एक ऐसी बहुआयामी चुनौती है जिसका युद्ध स्तर पर सामना करने की आवश्यकता है। अब निर्धनता निवारण के लिए नीतियां और कार्यक्रम क्या अपनाए गए? तो पंचवर्षीय योजना अपनाई गई जिसमें विभिन्न योजना अपनाई गई। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र को वो किया गया। आय संपत्ति असमानताओं को दूर करना का प्रयास किया गया। निर्धनता निवारण के लिए त्रिआयामी नीति बनाई और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने का प्रयास किया गया। हरित क्रांति लाके कायाकल्प करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा वर्तमान समय में तो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम लागू की गई है। अन्नपूर्णा स्कीम 99-2000 में लागू की गई है। और इसी तरह से हम हरित क्रांति के द्वारा और अर्थशास्त्रियों ने कई विकास योजनाएं प्रस्तुत की। और तीसरी 70 के दशक में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया। 2002 में 10वीं पंचवर्षीय योजना में सब रोजगार तथा मजदूरी पर आधारित रोजगार कार्यक्रम को निर्धनता निवारण का मुख्य माध्यम माना गया। सब रोजगार कार्यक्रम के उदाहरण हैं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP। उसके अलावा आजकल हाल ही में मनरेगा चला है 2005। महात्मा गांधी जो इस तरह से स्वरोजगार कार्यक्रम में उपलब्ध करा था। आजीविका 2011
और प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, PMRI, स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना, इस तरह से विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया गया है। सरकार अपनी तरफ से प्रयास निरंतर जारी रखती है ताकि कुछ ना कुछ 2005 में संसद में विधेयक आया था, 100 दिन का गारंटी कार्यक्रम योजना, ये सब चीज़ें की गई हैं। और सस्ता अनाज भी दिया जाता है, शिक्षा मुफ्त में दी जाती है, स्वास्थ्य की, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि सामाजिक उपयोग आवश्यकता, सार्वजनिक व्यय, लोगों के जीवन स्तर सुधार, एक ये सब प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कोई सभी को न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हो सके, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना और उनके उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करने वाले 3 कार्यक्रम, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की जाती है, एकीकृत बाल विकास योजना है, मध्य विकास भोजन योजना है। इस तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना, आवास के लिए व्यवस्था करने के लिए भी कार्यक्रम लागू किए गए हैं। और निराश्रित वृद्धजनों को निर्वाह के लिए पेंशन दी जाती है। अति निर्धन महिलाओं और अकेली विधवाएं भी इस योजना के अंतर्गत आती हैं। तो निर्धनता निवारण कार्यक्रम जो है एक समीक्षा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्धनता निवारण के प्रयासों के परिणाम तब सामने आए जब राज्यों में निर्धनता की निरपेक्ष संख्या तथा उनका प्रतिशत निर्धनता के राष्ट्रीय औसत से काफ़ी नीचे आ गए। निर्धनता, भूख, कुपोषण, निरक्षरता और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को दूर करने के लिए अनेक कार्यक्रम को चलाने के बाद भी देश के कई भागों में ये अभी भी पाए जाते हैं। तो यही प्रयास किया जाएगा कि इसको अच्छी तरह लागू किया जा सके। और प्रयास किया जा रहा है निरंतर विकास करने का, लेकिन एक तीव्र जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ज़रूरतमंद को सीधा लाभ मिल जाए और वह अपने आप भी प्रयास अधिकतम करे, तो ये सब बैंक अधिकारी भी उनको ऋण उपलब्ध आदि कराने में सही मार्ग अपनाएं। और इस तरह से विभिन्न योजनाओं के द्वारा स्कूल, सड़कें, विद्युत, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सभी चीज़ें जो हैं आधिकारिक संरचनाएं उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। तो अभी भी हम क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है, स्वतंत्रता के इतना समय हो गया है, काफ़ी दशक हो गए हैं, बीत गए हैं, फिर भी निरपेक्ष संख्या में कमी तो आई है, लेकिन जनसंख्या भी बढ़ती चली जा रही है काफ़ी तीव्र गति से। और उस अनुपात में अभी भी निर्धनता काफ़ी अधिक शेष रह गई है। तो प्रयास निरंतर जारी हैं सरकार की ओर से। तो इसको एक जब शिक्षित व्यक्ति होगा, जब अपने लिए भी आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेगा, सरकार की पर्याप्त योजनाएं लागू की जाएंगी, पर्याप्त साधन में तो भविष्य में तो इसको दूर किया जा सकता है। सरकार अपना निरंतर प्रयास जारी रख रही है। तो आप लोगों के लिए इस पार्ट में कई प्रश्न हैं जो निर्धनता क्या है स्पष्ट करें, काम के बदले अनाज, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के स्वरोजगार का पर एक उदाहरण दें। इस तरह से ये जो विभिन्न क्वेश्चन दिए गए हैं, आप प्रश्न उत्तर इनके करेंगे पुस्तक से समझते हुए। और धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आए विषय वस्तु तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।